नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो मंगलवार से कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जिनको लेकर बड़ी तरह की अफवाहें उड़ रही थी, सुना है कि अब वो मीडिया के सामने आ गए हैं। लेकिन उनके आते ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर बताई है जिसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आने का अपना दौरा रद्द कर दिया है और आगे की भी बहुत सारी एंगेजमेंट्स को रद्द कर दिया है। तो क्वाड के लिए भारत आने वाले थे, अब नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये माना जाए? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे। सितंबर में क्वाड की समिट होने वाली थी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले थे। ये एक एनुअल समिट हो रहा है और इस साल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने आने से मना कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो एक तरह से क्वाड जो है, क्वाड के ऊपर ताला लग चुका है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके ट्रॉइका बना रहा है और वो अपने हिसाब से काम करने वाला है। अभी तो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसके लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया और भारत को मजा चकाने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्वाड को भी कैंसिल कर रहे हैं। और देखिए, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने स्क्वाड बना लिया था, उन्होंने यही ग्रुपिंग रखा था जिसमें भारत को निकाल के इन्होंने फिलीपाइंस को एक तरह से इंक्लूड कर दिया था। तो सिंपल सा चीज है, अमेरिका ने ऑप्शन पहले डेवलप कर चुके थे और क्वाड का कोई औचित्य रह नहीं गया था, क्योंकि इसमें कोई एशियन नाटो तो बनने वाला नहीं था। अब ये जो स्क्वाड इन्होंने बनाया है, क्या वो एशियन नाटो बनेगा? ये देखने वाली बात है, कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात है। और भारत ने खुद का ट्रॉइका बना दिया है। वो जापान के साथ भी कल जिस हिसाब से हमारे संबंध सुधरे हैं, वो एक एलिवेटेड पार्टनरशिप हमने एक तरह से जापान के साथ कर ली है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ वैसी पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है। आपको लग रहा है कि ये जो रिजीम चेंज की खबरें आ रही है उसके बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप गायब हुए और जेडी वांस ने स्टेटमेंट दे दिया कि वो स्वास्थ्य तो उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो अंदर खाने रिपब्लिकन्स में कुछ बड़ा चल रहा है। देखिए, यहाँ तक न्यूज चली गई थी, एक ट्रेंड आ गया था ट्विटर में, ट्रंप इज डेड। मतलब ट्रंप की अंत्येष्टि भी निकाल दी थी अमेरिका में। मतलब लोग सोचे, इतना परेशान हो चुके हैं, वो तो सोच भी रहे थे कि ट्रंप कब मरेंगे। अब ये यहाँ तक इन्होंने एक तरह से ट्रेंड टॉपिक चला दिया था। अब बात आती है कि क्या अमेरिका इस आदमी को कितना सहेगा? क्योंकि आप देखिए, जिस एनएसए बोल्टन ने भारत का समर्थन किया, बोला 3.5 साल आप कैसे भी इसको झेल लीजिए, उस काश पटेल ने उनके घर पे रेड करवा दी। और जेफरी शेक्स ने हमारा सपोर्ट किया, रिचर्ड वुल्फ ने हमारा सपोर्ट किया, निक्की हेली ने सपोर्ट किया, अटलांटिक काउंसिल ने बोला है, जो उनका थिंक टैंक है, उन्होंने बोला है कि हमारा और उनका रिलेशन में रीसेट होने की जरूरत है। यहाँ तक बोल दिया है। अब ये रीसेट कैसे करेंगे? अभी तो क्लाइम डाउन करना पड़ेगा, उनको भारत से माफी मांगनी पड़ेगी। इतना झूठ बोलते हैं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनके जितने भी ये उनके सिपे सलाह रहे, ये लुटनिक हो या पीटर नवारो हो या लिंडसे ग्राम हो या स्कॉट बेसेंट हो या कैरोलिना लिविट हो, सब कोई काम के नहीं है। सब लोगों के अंदर कोई भी फॉरेन पॉलिसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ इनका एक ही एक्सपीरियंस है, उल जुलूल बातें करना। इनका कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट जो अभी ये इनके जो एम्बेसडर आए हैं, सर्गेई इगोर, इनके पास भी कोई भी जो बैकग्राउंड नहीं है डिप्लोमेसी का। ये सिर्फ ट्रम्प के प्रेसिडेंशियल कैंपेन हैंडल करते थे, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैंडल करता था। आप सोचिए, आपके जो राहुल गांधी का अगर कोई कम्युनिकेशन मैनेजर है, क्या आप उसको क्या आप उसको एम्बेसडर बना के भेज दोगे किसी कंट्री पे? ऐसा काम कर के रखा है। मतलब आपके मतलब एक ही चीज है कि प्रेस विज्ञप्ति दे रहा है, पढ़ के बोल रहा है, बस इतना ही काम करता है। और क्या करता है? प्रेस को, लोगों को बुलाता है और फिर वो बाद में जो पार्टी जो उनको लिख के देती है वो पढ़ के बोलता है। ये ऐसे लोगों को तो अपॉइंट कर रहे हैं, इनके अंदर कोई क्लास नहीं है, कोई मैनेजरल एबिलिटी नहीं है। अमेरिका के अंदर जितने भी लोग हैं, अभी तो जैसे लास्ट जो डेमोक्रेटिक जो चीफ थे जेक सुविलन, उन्होंने बोल ही दिया है कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी डस्टबिन या टॉयलेट के जैसे कंपेयर कर दिया है। खुद के यूएसए के लोग ऐसा बोल रहे हैं, सोचिए। उमेश जी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज जमावड़ा है जहां पर पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग मुलाकात कर रहे हैं, उसके उस मुलाकात के साथ ही कहीं डोनाल्ड ट्रंप का बोरिया बिस्तर गोल तो नहीं होने वाला? क्योंकि ये तो कभी नहीं चाहता यूएस ने कि चाइना और भारत क्लोज आए, लेकिन आ गए हैं।
तो ऐसा आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी होने वाली है? देखिए, पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे, कुछ भी हो सकता है अमेरिका में। और अमेरिका के अंदर 200 डॉक्टरों ने बोल दिया इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, ही हैज बिकम लूनाटिक। तो कहीं न कहीं अगर ये मूवमेंट अगर बढ़ गया कि ट्रंप इज़ लूनाटिक, अमेरिका में कुछ भी चल सकता है। तो आप ये देखेंगे कि पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा और जेडी वेंस ने यही प्रेशर भांप लिया है। इसके लिए उन्होंने एक ही चीज़ बोला, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट बनूँगा। आप रिपब्लिकन वाले दूसरा मत सोचना, ये तो जाने वाला है। ये तो इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको कोई मिस्टीरियस डिजीज़ है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं ही बन सकता हूँ। ये देखिए, ये बताने वाली बात है कि अपना जो उत्तराधिकारी है वो बोल ही चुका है कि ये हक मेरा होगा, कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ सकता। आप सोचना भी मत। तो मतलब कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है अमेरिका में। वो देश जो दूसरों के यहाँ रिजीम चेंज करने के लिए जाना जाता है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी के लाले पड़ गए, इसीलिए अंडरग्राउंड हो गए थे। तो जब जापान में थे हमारे प्रधानमंत्री कल, तो ये भी बात सामने आई थी कि उन्होंने इसी क्वाड के लिए जापान के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब क्वाड का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री 7 साल के बाद चाइना में पहुंचे हुए हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो आपको लगता है कि मजबूरी में आकर डोनाल्ड ट्रंप को ये अपना दौरा रद्द करना पड़ा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भारत और चाइना तो बहुत नजदीक आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि भारत ने एक तरह से चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को रिस्टार्ट और रीसेट करने की कोशिश की है। मोदी जी ने ये 2 बार पहले भी कर दिया है। 2015 में आपको ध्यान है कि गांधीनगर लेके गए थे उनको, और 2099 में शी जिनपिंग चेन्नई आए थे। और इसके बाद क्या हुआ था, गलवान भी हुआ था, डोकलाम भी हुआ था। 5, 6, 7 साल बाद वो वापस तियानजिन प्रोविंस जा रहे हैं और स्को समिट में वो मिलने वाले हैं शी जिनपिंग से। और ये आरआईसी, ये जो स्को समिट है, इसके बहाने आरआईसी का फॉर्मेशन शायद हो सकता है। पर एक चीज देखने वाली बात है कि चाइना के अंदर सितंबर 3 को उनकी एक विक्ट्री डे परेड है, उसके अंदर रशियन राष्ट्रपति रहेंगे, पर भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि वो ऐसी कोई भी सेरेमनी में भाग नहीं ले सकते जिसमें चाइना क्लेम कर रहा है कि हमने जापान के ऊपर विजय प्राप्त की थी सितंबर 3, 1945 को। तो ये 80 साल बाद जो सेरेमनी हो रही है, उसको भारत के प्रधानमंत्री ने मिस कर दिया है। तो कहीं न कहीं उन्होंने बता दिया है कि जापान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाइना से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो मोदी जी जा रहे हैं स्को समिट में, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स की समिट नेक्स्ट ईयर इंडिया में होने वाली है। और हमें लगता है कि कहीं न कहीं कि वो इनवाइट करेंगे शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग ऐसे हैं कि उन्होंने जब भारत ने G20 समिट भी होस्ट किया था, उन्होंने वो समिट स्किप की थी, उन्होंने ली कीयांग को भेजा था उस समय। अब आप ये देख सकते हैं कि मार्च 2026 में जब ब्रिक्स समिट होगी, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया करेगा, उस समिट के लिए शी जिनपिंग को बुलाया जाएगा। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे एक, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ मजा चकाने के लिए हमने चाइना से साथ किया, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। और डिप्लोमेसी में ये सब चीज चलता रहता है, इसमें कोई भी सही या गलत नहीं होता है। हमारा इंटरेस्ट क्या होता है उस समय, उस हिसाब से हम एक तरह से उन्होंने चाइना को विजिट कर रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड है जहां पर पुतिन रहेंगे और वहां पर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट भी रहेंगे, और वो एक तरह से विजय जो हासिल की थी चाइना ने, वो जापान पर की थी। तो भारत तो जापान और चाइना के बीच अपने रिलेशन को बैलेंस कर ही रहा है ना। पहले हमारे प्रधानमंत्री जापान गए और उसके बाद चाइना आए हैं, तो ये तो चाइना को अपने आप में एक बड़ा मैसेज है या नहीं? डेफिनेटली मजा है। और उसमें उन्होंने एक तरह से मैसेज भी ये दिया है कि जापान हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। 3 सितंबर की जो विक्ट्री परेड है उसको स्किप करके बताया है कि जापान इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस। और जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं ट्रॉयका बनाने की, सैंस अमेरिका, अमेरिका के बिना, तो ये एक तरह से 2 फॉर्मेशन बन रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना और इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया। तो भारत मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी एक तरह से परस्यू कर रहा है, अंजू जी। जो अपने आप में भारत के बढ़ते दबदबे को दर्शाता ही है ना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, उन्होंने क्या बोला है, जापान की धरती पे रहते उन्होंने बोला है कि इंडिया एंड चाइना विल प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
टू द वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये सोचिए कि वो जापान के साथ भी एक तरह से वो चाहते हैं कि इंडिया, जापान और चाइना मिलके एक फॉर्मेशन बनाए, तो वो ग्लोबल जो वेस्ट है उसको एक तरह से काउंटर भी कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया और चाइना की जो प्रॉब्लम्स है बहुत कॉमन है कि देखिए हम भी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हम अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, चाइना भी वही इंपोर्ट करता है। सेकेंड, दोनों की पॉपुलेशन लगभग एक जितनी है, 1.4 बिलियन डॉलर, 1.4 बिलियन पीपल है, तो दोनों मिला के 2.8 बिलियन हो चुका है। और जापान के पास क्या है, जापान के पास इन्वेस्टमेंट्स करने की कैपेसिटी है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, और जापान और चाइना आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड भी करते हैं। जापानीज कंपनीज ने मेनलैंड चाइना में प्लांट्स खोल के रखे हैं। इससे अब भारत क्या देख रहा है कि इन दोनों के बीच में भी अगर फ्रिक्शन कम करवा दे और भारत अपने आप को पोजीशन कर दे, तो इसमें भारत को ही फायदा है। देखिए, कल जो हमारी जो जापान के साथ जो डील हुई है, आप वो देखिए कि सबसे पहले इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी से हमने करार किया कि चंद्रयान के लिए वो हमको हेल्प करने वाले हैं। इंडिया एनएसए एंड जापानीज एनएसए की मीटिंग रेगुलरली होने वाली है। मैरीटाइम एक्सरसाइज के ऊपर बात की हुई है। बुलेट ट्रेन जो उनकी जो मोदी जी आज गए थे, शिनकानसेन, उसको भी भारत में बनाया जाएगा। जापान अपनी इंडस्ट्रियल लेवल जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है वो भारत के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके साथ शेयर करने वाला है। मैरीटाइम एक्सरसाइज बढ़ने वाले हैं, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होगा, कम्युनिकेशन एग्रीमेंट होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट होगा। इससे क्या देख रहे हैं कि जापान एक तरह से भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है। देखिए, उन्होंने बोल तो दिया कि हमने 70 बिलियन डॉलर्स हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वहीं पे जापान का कल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो अमेरिका जाने वाले थे, वहां पे 550 बिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट करने वाले थे, वो भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। अब ये देखिए, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट स्क्रैप करके भारत में कमिटमेंट देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मेरा ये मानना है कि इंडिया चाह रहा है कि जापान के साथ लॉन्ग टर्म के अंदर उनकी टेक्नोलॉजी लेके आए। जैसे आप देख लीजिए सेमीकंडक्टर्स में, एआई में, रेयर अर्थ मिनरल्स में, क्रिटिकल जो मिनरल्स आते हैं वो उसकी जो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है वो जापान के पास है। भारत उनसे टेक्नोलॉजी लेके आएगा, भारत के अंदर रिफाइनिंग सेंटर्स खोलेगा। इन इंटरमीडिएट मतलब इमीडिएट टर्म्स में भारत गया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं, चाइना गए हुए हैं, ताकि वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो बैन चाइना ने लगाया था, तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया वो जाने वाले हैं, तो उन्होंने वो बैन हटा लिया। टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर उन्होंने बैन हटा लिया। और आज एक और एक चीज बताता हूँ, भारत की जो कंपनी है बीईएमएल, वो भारत के अंदर ही टनल बोरिंग मशीन अभी बनाने वाली है। वो उन्होंने ये भी बोल दिया कि चाइना पे हमको रिलायंस नहीं है। आज हमारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं, चाइना वापस हमको एक तरह से दबा सकता है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को लगा कि एक बार उनसे हाथ मिला लेते हैं, हमारा काम नहीं भी निकल जाएगा, और चाइना को भी एक तरह से अपने आप को बताना है कि दे आर मोर ट्रस्टेड देन अमेरिका। आज अमेरिका के जो फॉर्मर एनएसए है, एक फॉर्मर जो व्हाइट हाउस चीफ थे, एक सुविलेंट, उन्होंने बोल दिया कि अमेरिकन क्रेडिबिलिटी आज टॉयलेट और डस्टबिन जैसे हो चुकी है। कोई भी बिलीव नहीं करता है, जापान आप पे बिलीव नहीं कर रहा है, साउथ कोरिया बिलीव नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बिलीव नहीं कर रहा है, यूरोपियन यूनियन बिलीव नहीं कर रहा है। इंडिया के साथ आपने इतना ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं चाइना ये अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता है वर्ल्ड के कि मैं ज्यादा ट्रस्टेड हूँ अमेरिका से। ये एक गेम प्लान है चाइना का, और कोई भी नहीं है। चाइना का खुद का इंटरेस्ट है वो करने के लिए, भारत भी अपना इंटरेस्ट साध रहा है। प्रधानमंत्री चाइना में है और हमारे देश में एक तबका आज भी है जिसको लगता है कि पीएम मोदी को एससीओ के समिट के लिए चाइना नहीं जाना चाहिए था, चाइना पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, भारत शायद फिर से ये गलती कर रहा है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी सोच जो है वो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के पब्लिकेशंस हैं और कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, जो अभी सत्ता से बाहर है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी डिप्लोमेसी क्या खेल रहे हैं। एक तरफ वो जापान जाते हैं, एक तरफ वो चाइना जाते हैं। जापान में भी वो कैसे गए, उन्होंने टाइमिंग की है, साथ में की है, और फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, जापान को दिया। थर्ड वाला विक्ट्री परेड वो एक तरह से अटेंड नहीं कर रहे। सेकेंड, उन्होंने जापान से पूरी जो टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स जापान से ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स वो चाइना से ले रहे हैं। तो क्लियर कट बात है, क्लियर कट विजन है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं।
इतना उनको समझ जाना चाहिए। मेरे को ये नहीं समझ में आता ये आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते ही क्यों हैं? उनको इतनी सी देखिए डेटा आपको समझ में आ जाता है ना कि आपको डिपेंडेंट तो हो ही आप चाइना के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे आप चाइना पे ही डिपेंडेंट हो। आपका फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आकर कुछ भी कंपोनेंट्स आप देखते हो, तो वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही होते हैं। इसके लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। मोदी जी नज़ाकत को जानते हैं और इसके लिए वो चाइना जा रहे हैं एक तरह से अपना ईगो छोड़ के, देश के सम्मान के लिए, देश की प्रगति के लिए वो कर रहे हैं। और इसी जिनपिंग को उन्होंने 2 बार भी एक तरह से उन्होंने मौका भी दिया था। और अब क्या करेंगे आपको ये भी बता देता हूँ, वो शायद 26% स्टेक अलाउ करेंगे एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय चाइनीज़ कंपनीज़ विद एन इंडियन पार्टनर जिसका 76% स्टेक होगा, प्रोवाइडेड वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे इन सेलेक्टेड इंडस्ट्री जिसमें हमको जरूरत है, विद कंट्रोल्स एंड चेक्स होने वाला है। ऐसा कोई भी ब्लैंक चेक नहीं दिया मोदी जी ने। बिल्कुल ब्लैंक चेक नहीं दिया, लेकिन तकलीफ उन्हीं को ही हो रही जिन्होंने वहां जाकर 2008 में कौन सा एमओयू साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। तकलीफ सबसे ज्यादा उन्हीं को ही है। वही बोलते रहते कि चाइना देखो लद्दाख में कितने अंदर तक घुस आया है। जो अरुणाचल प्रदेश से अपनी यात्रा शुरू नहीं करते कि चाइना को दिक्कत होगी, परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है। देखिए, ये जो तथाकथित पार्टी है भारत की, वो अपने आप को एक तरह से भारत का वो विधाता समझ चुके हैं। वो अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10 साल से हम बाहर कैसे हो गए और वो 2024 में उनको पक्का मालूम था कि वो आ जाएँगे। पर एक बोलते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन हुआ उसके बाद मोदी जी वापस आए। इनफैक्ट जितना बड़ा रेजिम चेंज ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी मोदी जी आ गए। इससे वो तकलीफ में आ चुके हैं और आज जो हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चालू कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने माफ़ी माँगी है और अब वो इलेक्शन कमीशन से भी माँगेंगे। आप देखना फ्यूचर में होगा, ये चीज़ होने वाला है और इनका कोई बातों का कोई वजूद नहीं है। और ये जो एक्स एम्बेसडर हैं, जो एक्स एक्स रक्षा विशेषज्ञ हैं और ये जितने भी जो लोग हैं, जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इनके पास कोई भी अक्ल नहीं है। आज चाय वाला जो है अपने देश का, उसके पास इतनी अक्ल है, वो आपको बता देगा फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ठीक है? इन लोगों के जो एक्सपर्ट्स लेके बैठे हैं विद डेकोरेटेड डिग्रीज और अपने एक्सेंचुएटेड इंग्लिश में बोल के वो स्लैंग में बोलते हैं और कुछ ना कुछ वो वेस्टर्न फिलोसोफर्स या उनके कोट्स बोल के अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमको बहुत कुछ मालूम है। अगर आप देखने जाएँ अपने देश के किसी चाय वाले के पास जाइए, वो सबकी बात सुनता है। कभी जाके उसको पूछेंगे ना, वो आपको बढ़िया चीज़ बता देगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस भी कर रहा है। ये चीज़ होती है डिप्लोमेसी। देखिए, एक ही सिंपल सा होता है डिप्लोमेसी में आदान और प्रदान। आपसे हमको कितना फ़ायदा है, हम आपको क्या दे सकते हैं। दिस इज़ ओनली द पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक। ये सिंपल सी बात है, ये समझने वाली बात रहनी चाहिए और कुछ भी नहीं होता है। मोदी जी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भैया हम नहीं चाहते आपका पैसा हमको चाहिए, पर हम भी आपको हमारा पैसा नहीं देंगे। ऐसा बहुत बोल रहे हैं। उसके लिए वो अमेरिका की इकोनॉमिक डिक्टेशन को एक तरह से सह रहे हैं। अब देखिए वो रशिया और यूक्रेन वॉर को वो बोलते हैं मोदी वॉर, पर वो यूक्रेन भारत से 15.5% डीजल खरीदता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डीजल इज इंडिया। और वो डीजल यूज होता है युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती है, वहां पे डीजल जनरेटर सेट चलते हैं और उसी रशियन ऑयल को हम प्रोसेस कर रहे हैं और उसको हम यूक्रेन को बेच रहे हैं। सबसे बड़ी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा तमाचा लग चुका है। अब भारत के वो तथाकथित विशेषज्ञ ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं? हर चीज में टिप्पणी भारत के ऊपर क्यों करते हैं? मेरा ये मानना है अमेरिका के अंदर ऐसा हो रहा है कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद अमेरिका में रेजिम चेंज की बात हो रही होगी, क्योंकि वांस ने बोल दिया कि मैं रेडी हो रहा हूँ प्रेसिडेंट बनने के लिए। और आज यूएस के फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को बोल दिया है कि आपकी टैरिफ इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है, आप लगा ही नहीं सकते टैरिफ। तो ये सब चीज कांग्रेस का अधिकार है। और आपने जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो एक्ट का बेसिस पे आपने जो ये बताया है, ये दिस इज इलीगल, सिंपल चीज बोल दिया है। और ये जज ट्रंप ने अपॉइंट किए थे। पर ये चीज दर्शाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति इतना भी पावरफुल नहीं है जितना ट्रंप सोचते थे। अब ट्रंप को हर जगह से प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है
38% पहुंच चुकी है। अब अ, अब अंजू जी, अब एक तरह से ट्रम्प का बैकअप प्लान चालू हो गया है और ट्रांस ने अपने आप को बता भी दिया कि मैं अगला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज और, ये जो एससीओ का समिट आज इस वक्त हो रहा है चाइना में, इसमें टर्की भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि टर्की तो सीधे सीधे पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, चाइना बैकडोर से पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में समर्थन कर रहा था? क्या इसीलिए ऊहापोह है हमारे देश में कि भारत को यहां नहीं होना चाहिए था? देखिए, भारत शी जिनपिंग से मिल रहा है, भारत मिल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं। उनको, हम तो पाकिस्तान को कंसीडर भी नहीं करते। और शहबाज शरीफ आके भी क्या करेगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और चाइना को, टर्की? टर्की से देखिए, चाइना को कोई फायदा नहीं होता है। टर्की सिर्फ एक तरह से अगर देखा जाए, उनका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है थोड़ा बहुत चाइना के साथ है। टर्की अपना ही एक अलग पोल बनाना चाहता है इस्लामिक देश में। इसके लिए वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अजरबैजान है, मालदीव है, इन लोगों की अपनी एक आर्मी क्रिएट कर रहा है। वो अपना टर्की सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। जैसे भारत अपना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जिसमें जापान है, फ्रांस है, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया है, साइप्रस है, ग्रीस है, और भी कंट्रीज के साथ मिलके भारत अपना जो बना रहा है, टर्की भी वही काम कर रहा है। तो सब लोग मल्टी पोलैरिटी पे जा रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट पे जा रहे हैं। तो और इसके अंदर भारत की भूमिका बहुत है। भारत स्को में भी है, ब्रिक्स में भी है, G20 में भी है, G7 में भी है, और यूनाइटेड नेशन में भी है, हेड ऑफ द ग्लोबल साउथ है। इनफैक्ट भारत के कारण G20, G21 बना, अफ्रीकन यूनियन भारत के साथ है। अभी हम एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ जो ECTA साइन किया था, वो बोलता है इसको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट बना दो। ओमान के साथ साइन कर रहे हैं, कतर के साथ साइन कर रहे हैं, बहरीन के साथ साइन कर रहे हैं, रशिया लेड जो EAEU है उसके साथ साइन करने वाले हैं, और कनाडा के साथ हमने अपना जो हाई कमीशन है उसको भी अपॉइंट कर दिया है। कनाडा माल जाएगा, कनाडा से आराम से यूएस चले जाएगा। मोदी जी को मालूम है क्या करना क्या नहीं करना। वो देखना आधे दिन, थोड़े दिनों में मेक्सिको के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। जो भी बॉर्डर स्टेट्स है अमेरिका के, उनके इधर साइन कर देंगे, उधर जाएगा, उधर से उधर चले जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो आप ये मत समझ लीजिए कि मोदी जी नहीं जानते, मोदी जी सब कुछ जानते हैं। इसके लिए ये ताना बना रच रहे हैं, और अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे काम। बिल्कुल, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को तो इस बात की भी चिंता होगी कि पुतिन और पीएम मोदी भी मिल रहे हैं, और वहां पर हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर कोई बात हो, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा था ना कि उनको पीएम मोदी पर बड़ा भरोसा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूं, यूक्रेन और रशिया वॉर अभी तक कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक जो यूरोपियन यूनियन है उनको उसका फेयर शेयर नहीं मिलता है। पहले यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के साथ डील कर ली थी। डोनाल्ड ट्रंप आ गए, जीत गए, उन्होंने बोला तुम्हारी डील सब मैं नहीं मानता, मेरा जितने भी रिसोर्सेज है 50% मेरा। अब ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन ने भी पैसे लगाए, उनको भी यूक्रेन से कुछ चाहिए। वो डील हो नहीं पा रही है। 50% अगर अमेरिका ले लेगा, 50% अगर EU ले लेगा, तो यूक्रेन को क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब तक ये रेशियो डिसाइड नहीं होता है, यूक्रेन युद्ध बंद नहीं हो सकता अंजू जी, कभी नहीं हो सकता। मान लीजिए, ये सब ऑप्टिक्स के लिए बात होगी, और लोग अपना सिर्फ अपना जो इंटरेस्ट है वो साधने में लगे हैं। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रशिया ने अपनी जो ऑयल सप्लाईज और क्रूड सप्लाईज है वो डाइवर्सिफाई कर दी है। सेकेंड, रशिया जानता है कि जितना ज्यादा वॉर चलेगा उसके वेपन्स की टेस्टिंग होगी, और अमेरिकन वेपन्स की फजीयत होगी, तो उसका वेपन इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। इसके लिए रशिया चाहे तो कल चाहे तो वो यूक्रेन को कब्जा कर सकता है। 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स है, यूनाइटेड स्टेट से भी 500 ज्यादा ही है। आप सोचिए, उनके पास मिसाइल्स भी है, सेटन मिसाइल्स है, वर्ल्ड की सबसे डेडलिएस्ट मिसाइल्स है। तो उनके पास सब कुछ है, जो चाहे तो कल कर सकते हैं। पुतिन ने जानबूझ के ये वॉर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। देखिए, रशिया का सबसे बड़ा चीज क्या है, उनका लैंड मास सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की जो आर्मी है, नाजी आर्मी, जब वो रशिया में घुसी थी, तो वो पहले उन लोगों को जीत गए थे, मॉस्को के द्वार तक पहुंच गए थे, पर फिर भी रशिया ने उनको हराया, क्योंकि रशियन विंटर बहुत हार्श होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, रशिया को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो रशियन पीपल्स है, दे आर बैटल हार्डन।
और ये अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं, ये सिर्फ वीडियो गेम में काम करते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम वॉर के बारे में। आपको इनकी मैं सीधा ही दुर्गति बात बता रहा हूँ। इनकी दुर्गति अफगानिस्तान में कैसी हुई थी सबने देखा था ना। हाँ, $2.26 ट्रिलियन इन्होंने डुबो के गए थे। वो तो सिर्फ इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट है और आगे जाके 4 ट्रिलियन तक बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने भी सोल्जर्स मरे थे इन सबको कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है, पेंशन देना पड़ रहा है, तो सब लोगों को ये सब कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नजरें तो आज चाइना पर ही लगी होंगी कि क्या होता है वहां पर, क्योंकि ये खबर भी अब सबके सामने आ चुकी है कि दिसंबर के महीने में पुतिन भारत आ रहे हैं और आज पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। तो इनकी बैठकों में क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है, इस पर तो हमारी नजर भी रहेगी। लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी दी है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने ही देश में अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए हैं और जेडी वांस उनका पद लेने के लिए बिल्कुल बेकरार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ बम भारत पर फोड़ रहे थे या दूसरे देशों पर फोड़ रहे थे, वो उनके ऊपर ही फूट गया है और रेजिम चेंज की वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 दिन से कहीं नजर नहीं आ रहे थे और अब उन्होंने भारत आने का, सितंबर में जो दौरा था उनका, स्क्वाड में उन्होंने आना था, वो दौरा भी रद्द करना पड़ रहा है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।